हे गाइस वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS TGT साइंस या EMRS के किसी भी TGT एग्जाम की, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर टीयर 1 एग्जाम। देखिए टीयर 1 एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, सभी सब्जेक्ट्स में टीयर 1 एग्जाम होगा और एक ही तरीके से होगा, सबका सिलेबस भी कॉमन है। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम Anuj Nagar, TGT Natural Science, working in Directorate of Education, New Delhi. I have qualified DSSS, TGT, NVS, TGT, PGT, CTET, STET, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स में पर्टिकुलरली क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ गाइडेंस। और ये मेरे कुछ स्कूल की पिक्चर्स हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मस्ती करते हुए, और ये हमारे स्कूल का एक्टिविटी रूम है जहाँ पर CWSN बच्चे आकर एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरह के मस्ती मजाक हंसी खुशी भरे पल आप भी बिताएंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ जब आप पहुंच जाएंगे किसी स्कूल में। तो गाइस आज की वीडियो किस बारे में रहेगी, हम डिस्कस करेंगे EMRS टीयर 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी। इसमें कोई 3 2 5 नहीं होगा, एकदम कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इतनी डिटेल स्ट्रेटजी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि टीयर 1 सभी सब्जेक्ट्स का सेम है, कॉमन है। तो एनी सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। गाइस देखिए EMRS TGT साइंस की अगर बात करें या किसी भी TGT एग्जाम की बात करें EMRS में, तो टीयर 1 एग्जाम इज सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सभी के लिए सेम रहने वाला है एग्जाम, कुछ अलग नहीं होगा किसी अलग से सब्जेक्ट के लिए। सबका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, सब कॉमन है। तो देखिए क्या क्या आने वाला है टीयर 1 में, पहले तो हम ये देखते हैं। टीयर 1 होगा क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इसके जो मार्क्स हैं आपकी मेरिट में काउंट नहीं होंगे। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो इसके आधार पर नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे UPSC में होता है, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में या फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। तो देखिए पिछले साल या 2023 में जब ये एग्जाम हुआ था, पैटर्न लगभग सेम था, सिर्फ जो मार्क्स हैं वो ऊपर नीचे थोड़े बहुत कर दिए गए। हम कंपेयर भी करेंगे। तो गाइज इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल होने वाली, तो आप बने रहिए और ध्यान से एक एक मिनट आंख गड़ाकर देखते रहिए। इससे ज्यादा डिटेल स्ट्रेटजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इस पेपर में आने वाला है जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का या 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज जो आपकी है वो सब। तो देखिए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी के नंबर थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, नॉलेज ऑफ ICT के नंबर भी थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। कितने बढ़ाए हैं ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे लेक्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का बहुत बड़ा चंक इस एग्जाम में अब आएगा। देखिए टोटल कितना हुआ, 30 और 20 50 नंबर और 10 नंबर NEP, इसको भी आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में ही काउंट कर सकते हैं। तो ये 60 नंबर तो आपके टीचिंग सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं। तो गाइज इस एग्जाम में जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहां से 60% ऑफ द पेपर आ रहा है गाइज। बचा हुआ पेपर आएगा इन छोटे मोटे पोर्शंस में से, जिनमें से ICT तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं तो भी 5-7 क्वेश्चन आप वैसे ही सोल्व कर देंगे। पढ़ लिया तो 15 में से 15 आप कर देंगे। और रीजनिंग बहुत इजी आती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, तो 15 में से 15 यहां भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। बचता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे ये सब मैं आपको बताता रहूंगा। डोमेन नॉलेज में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, लेकिन पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव से सिर्फ पेडागोजी के ही क्वेश्चंस उसमें होंगे और कोई आपके कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहां पर नहीं होंगे। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका कोर सब्जेक्ट है साइंस या SST या इंग्लिश, वो आएगा टीयर 2 में। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ टीयर 1 की। टीयर 2 साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, इससे अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा टीयर 2 साइंस की प्रिपरेशन हम कैसे करें उसके बारे में होगी। अब जरा पार्ट 4 को ध्यान से देखिए, इसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। पार्ट 4 में क्या है, आपको 3 लैंग्वेजेस दी जाएंगी, तो ऑब्वियसली हिंदी, इंग्लिश, और जो थर्ड लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, नॉर्थ इंडियन बेल्ट
एडल्ट वाले बच्चे हैं वो तो हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेंगे। मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो थर्ड लैंग्वेज ले रहे हैं वो आप लीजिए हिंदी। अगर आपकी हिंदी भी एवरेज है और इंग्लिश भी एवरेज है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लीजिए इंग्लिश। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे पता चलेगा। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भर रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और अगर आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ही हिंदी लेना, अदरवाइज आप इंग्लिश ले लेना। चाहे आपकी इंग्लिश एवरेज भी हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ऐसा क्यों वो हम आगे समझेंगे। और भाई बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो रही ये 20 लैंग्वेजेस, और फिर हिंदी और इंग्लिश भी इसमें है ही। इन 20 लैंग्वेजेस में से हमें कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और क्या होगा, 30 नंबर में से आपको सिर्फ 12 नंबर लेने होंगे। ये इस बार एक बढ़िया काम कर दिया गया है। पिछले साल क्या था, जो 2023 वाला एग्जाम था उसमें 30 में से 40% हर एक पेपर में स्कोर करना बड़ा जरूरी था। यानी इस हिंदी में भी आपके कम से कम 4 आने चाहिए, इस इंग्लिश में भी आपके 4 आने चाहिए, और ये जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ भी 4 आने चाहिए। ऐसा रूल था पिछली बार। इस बार क्या बोल दिया, हमें इस 4 से कोई मतलब नहीं। आप इस सेक्शन में पार्ट 6 में ओवरऑल 12 नंबर ले आइए, कैसे भी ले आइए। चाहे आप इंग्लिश में ही 12 नंबर ले आओ, चाहे हिंदी में ही ले आओ, चाहे तीनों में मिलाकर ले आओ, कैसे भी ले आओ। तो ये थोड़ा सा इजी इस बार हो गया है। आगे चलते हैं गाइस। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कोई भी पूछता नहीं है टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने से पहले। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। भाई कौन सी स्किल्स आपको चाहिए किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए हर एग्जाम के लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपको बैंक एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपकी कैलकुलेशन, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बहुत ज्यादा फास्ट वो होना चाहिए। अगर आपको एसएससी क्वालिफाई करना है तो आपकी इंग्लिश और मैथ्स और जीके पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपके पास होनी चाहिए राइटिंग स्किल्स। इसी तरह टीचिंग एग्जाम्स में आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, पहले इस पर बात करते हैं। अगर आप इस फील्ड में घुस चुके हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दी है टीचिंग एग्जाम्स की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन 3 स्किल्स पर आप काम करना अभी से शुरू कर दें। और कैसे काम करेंगे, कैसे इनको इंप्रूव हम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। अभी के लिए जो बता रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज इन एनी टीचिंग एग्जाम। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का मतलब क्या है, मान लीजिए आप दे रहे हैं सीटेट का पेपर, खासकर ये जो बात है अप्लाई होती है सीटेट पर। सीटेट के पेपर में आजकल क्या हो रहा है, जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा लंबे लंबे आ रहे हैं, यानी जो वर्ड्स की लेंथ है वर्डी क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर किसी में पढ़ने की स्किल्स अच्छी नहीं है और पढ़कर जल्दी से उसको समझने की, प्रोसेस करने की स्किल्स अच्छी नहीं है, इसी को तो हम कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बोलते हैं। अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चंस को पढ़कर तुरंत एक ही बार में उसका मीनिंग दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पुअर है। और सीटेट एग्जाम में अभी क्या हो रहा है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा लंबे और लेंथी आ रहे हैं कि अगर आप 2 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ने लग जाएं तो आप वो पढ़ने में ही टाइम बर्बाद कर देंगे। कब आप आंसर देंगे, पहले तो क्वेश्चन इतना बड़ा, फिर उसके आंसर भी बड़े बड़े एनालिटिकल टाइप के आंसर्स, वो भी अगर आप एक बार में पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो सोचिए 4 क्वेश्चंस को ही आपको 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा है तो कहां आप कट ऑफ में आ पाएंगे। इसलिए कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए कि एक ही बार में आप इतने फोकस के साथ पढ़ें कि एक ही बार में पढ़ते ही, चाहे कितना ही लंबा क्वेश्चन हो, आप अपने दिमाग में उसका मीनिंग जनरेट कर पाए। इसे बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल। गुड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज। गुड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज का मतलब है किसी भी एक भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ हो, बस चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि देखिए सारे ही पेपर बाइलिंगुअल आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है तो भी अच्छा है, आपको क्वेश्चन समझना और उसको कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा आसान रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आपको वहां पर भी कॉम्प्रीहेंड करना आसान रहेगा। तो घूम फिर कर बात वही आती है कि अगर आपकी किसी एक भाषा पर भी पकड़ है तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स वहां डेवलप होने लगेंगी। फिर आती है भाई गुड वोकैबुलरी। मैं आपको कितने ही क्वेश्चंस बता सकता हूं पेडागोजी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिनमें अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा हो लेकिन आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है, तो सिर्फ उन शब्दों से खेल कर ही आप वो क्वेश्चन सोल्व कर ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही बेसिक लेवल का मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ, स्कीमास। हम जानते हैं कि यूनिट्स ऑफ नॉलेज को हम बोलते हैं स्कीमा, क्योंकि हमने बीएड कर रखी है और हमने ये चीज पढ़ी है। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा होता, मान लीजिए आपने बीएड नहीं भी कर रखी होती, पर आपकी आदत है रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की या कुछ तो रीड करने की, और आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा वास्ट है, वाइड है, और कहीं ना कहीं ये वर्ड टकरा गया और आपने इसको वैसे ही बस पढ़ लिया था और इसको ये आपको याद हो गया, तो सोचिए बिना बीएड का कॉन्सेप्ट पढ़े भी आप वो क्वेश्चन सोल्व कर देते। इसी तरह वोकैबुलरी जितनी आपकी रिच रहेगी उतने अच्छे टीचर आप बन पाएंगे। एक टीचर को एक अच्छा वक्ता होना बड़ा जरूरी है। मैं ये एग्जाम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, आफ्टर
अंडर द प्रिपरेशन जब आप फील्ड में जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे, तब भी तो आपकी लैंग्वेज कितना काम आएगी। आप स्टेज पर जाकर कुछ बोलेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तब भी तो वोकैबुलरी कितनी काम आएगी, आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स काम आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तब भी काम आएंगी। सोचिए हमारे देश में कुछ ऐसे वक्ता हैं जिनका भाषण सुनकर लोग बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे कई सारे नेता भी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बिकॉज आई एम 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप सब समझ ही गए होंगे। ऐसे बहुत सारे वक्ता हैं हमारे देश में जिनके भाषण से ही लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनको जो कहा जाए वो करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके भाषण में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, वो किस लिए बन पाता है? पहला तो उन्हें पता है कैसे स्टेप वाइज मैनर में अपनी बात को डिलीवर करना है, और ये स्किल एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, उनके पास शब्द इतने सारे हैं, शब्द भंडार है, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स वो नहीं करते हैं बोलते हुए, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करते, एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों से समझाने की क्षमता वो रखते हैं। तो इसे बोलते हैं भाई गुड वोकैबुलरी या गुड लिंग्विस्टिक स्किल्स का होना। और फिर कुल मिलाकर गुड वोकैबुलरी और गुड लिंग्विस्टिक स्किल्स आपके पास हैं तो अल्टीमेटली वो आपको गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी दे ही देती हैं। अब इनको डेवलप कैसे करना है इन तीनों स्किल्स को? तो गाइस, इन तीनों स्किल्स को डेवलप करने का तरीका है रीडिंग की हॉबी आप अपनाइए अभी से। अभी आप प्रिपरेशन में घुसे हैं, तैयारी में घुसे हैं, आगे और भी एग्जाम्स आएंगे तो ये हॉबी आपको पूरे लाइफ टाइम काम आने वाली है। रीडिंग आप करिए। रिकमेंड मैं ये करूंगा कि आप न्यूज़पेपर रीड करिए। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करिए। सिर्फ वो रीड कर लेने भर से ही आपका बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। जब आप रीड करते हैं तो आप प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं कि किस तरह उन शब्दों का इस्तेमाल होगा, किस तरह ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई किया जाएगा, वो आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता है। बोलकर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, लिख भी लेते हैं तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है। तो रीडिंग इज अ वेरी प्रोडक्टिव हॉबी फॉर एनी टीचर। और रीडिंग से आपकी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, वोकैबुलरी है, सब एनरिच होगी और आप बड़े अच्छे टीचर बन पाएंगे और सारे कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स में आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रो टिप है, मैंने खुद ये काम किया हुआ है तभी मैं बता रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी में इंग्लिश के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी थी पर्टिकुलरली, पर मैं एक अच्छा रीडर था, मैं रीड करता था, न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स पढ़ता था। तो सिर्फ ऐसा कर लेने भर से ही मेरी जो इंग्लिश की स्किल्स थी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई और मुझे अलग से कोई ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ी। फिर जब मैंने एग्जाम टाइम में ग्रामर की बुक उठाई तो मुझे लगा ये सब तो पहले ही आता है। तो इतना फायदा है रीडिंग का। और आप एक अच्छे वक्ता तो बनते ही, आपकी भाषा में प्रभाव आता है, आप इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बनकर निकल कर आते हैं। एक बार सिलेबस को कंपेयर कर लेते हैं गाइस, दोनों साल के 2025 और 26 सिलेबस या एग्जाम पैटर्न देखिए। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल सही, 10 नंबर बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। लेकिन रीजनिंग को देखिए, पहले था 10 नंबर का, अब हो गई है 15 नंबर, तो रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया, आईसीटी का भी वेटेज बढ़ा दिया और दोनों ही बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं गाइस। रीजनिंग और आईसीटी में आप फुल स्कोर इजीली कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो पहले सिर्फ 10 नंबर का था, यहाँ आ गया 30 नंबर का। और डोमेन स्पेसिफिक में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कोर सब्जेक्ट का जो सिलेबस था, वहां से पहले 60-65 क्वेश्चन आते थे, अब इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्री में या टियर 1 में। ये क्वेश्चंस आएंगे टियर 2 में, आपके कोर सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो आपके सब्जेक्ट से कंसर्न है। जैसे पेडागोजी ऑफ साइंस से क्वेश्चंस आएंगे 20 और उसमें मोस्टली केस स्टडी दी होंगी। एनईपी से क्वेश्चंस आएंगे 10। एनईपी पहले भी था, नो डाउट एनईपी पहले भी था। तो इस बार जो बड़ा चेंज हुआ है वो यही है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस टियर 1 में आने वाले ही नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं साइंस की, तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि अभी हम साइंस ना पढ़ें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आपको हर रोज कम से कम 1 आवर अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को देना ही है, ताकि टियर 2 आने तक काफी ज्यादा सिलेबस हम कवर कर चुके हों और दिमाग पर प्रेशर ना पड़े। तो टियर 1 क्लियर करना कोई बहुत बड़ा काम, मुश्किल काम नहीं होगा। कट ऑफ भी देखेंगे, उससे भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो अब देखिए पार्ट 4 में क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या रूल था कि आपको 40% स्कोर करना था पार्ट 4 में, हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है। 4 नंबर इसमें, 4 नंबर इसमें, 4 नंबर इसमें लेना जरूरी था। लेकिन अब क्या किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आप टोटल मिलाकर 12 नंबर ले आइए, कैसे भी ले आइए, आपका ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। और जिसका पार्ट 6 क्लियर होगा उसी के बाकी
बाकी के पार्ट्स चेक होंगे। और जो पार्ट 6 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। दोबारा सुनिए गाइस, पार्ट 1 से लेके 5 तक ही आपके नंबर बनेंगे और यहीं से आपकी जो कट ऑफ है प्रिलिमिनरी या टियर 1 की वो बनेगी। और जो पार्ट 6 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो मैं बात कर रहा था कि रीजनल लैंग्वेज हम क्या लें, अब देखिए जो जिस रीजन से आते हैं ऑब्वियसली उनको वो लैंग्वेज आती होगी तो उनके लिए तो वो इजी रहेगी। मान लीजिए कोई पंजाब का, वो पंजाबी ले लेगा, मणिपुर का है मणिपुरी ले लेगा, असम का है असमीज ले लेगा। हम हैं मान लीजिए हरियाणा के, दिल्ली के या राजस्थान के, तो हमारे लिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन है वो तो बहुत इजी रहता है, लेकिन ये जो रीजनल लैंग्वेज वाला सेक्शन है इसमें अगर हम हिंदी और इंग्लिश ले लेंगे तो वो इन ऊपर वाले इंग्लिश और जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश से काफी ज्यादा टफ आएगी। तो आप इसमें वही लीजिए, हिंदी सिर्फ वही लोग लीजिए जिनकी हिंदी सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपने अननेसेसरीली हिंदी ले लिया, आपको लगता है कि हिंदी में हैंडल कर लूंगा, पढ़ी कभी है नहीं, तो मैं सच बता रहा हूँ हैंडल नहीं हो पाएगी। उसके बजाय आप इंग्लिश ही ले लीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंपेयर करें तो हिंदी ज्यादा टफ आती है, इंग्लिश कंपेरेटिवली नॉर्मल ही आएगी। और इंग्लिश आप काफी सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते हैं तो इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट वैसे भी आते होंगे। तो अगर आपकी हिंदी एक्सेप्शनली गुड है तो आप रीजनल लैंग्वेज में हिंदी ले सकते हैं। अगर हिंदी एक्सेप्शनली गुड नहीं है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में एवरेज परफॉर्म भी करेंगे तो भी आप इस पार्ट को क्लियर कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पैटर्न तो समझ आ गया होगा। अब एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर नजर डालते हैं गाइस। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें तो 120 नंबर का पहले पेपर होता था और 120 नंबर में से आप देख सकते हैं टीजीटी साइंस की जनरल की कट ऑफ थी 63 मार्क्स पर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि लगभग 50% पर ये कट ऑफ गई। तो 120 का 63 50% से थोड़ा ऊपर लगा लीजिए, 51-2% पर कट ऑफ गई। ये जो कट ऑफ है गाइस 50%, ये सिलेक्शन की कट ऑफ है, यानी जिसने इतने नंबर ले लिए थे वो सिलेक्ट हो गया था। हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम मान लीजिए सीट्स थी 600, तो 600 में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी जो 600वां कैंडिडेट है उसके कहीं ना कहीं 63 नंबर आए, 63.75 नंबर आए और वो सिलेक्ट हो गया। हम वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी है टियर 1 और टियर 2। तो टियर 1 में क्या कहा गया है कि 1:10 के रेशो में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए इस बार साइंस की अगर 400 सीट्स निकली हैं, अगर 400 सीट्स हैं साइंस की, तो इसके लिए टियर 1 में 4000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा टियर 2 देने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, कट ऑफ ऑब्वियसली इतनी तो नहीं जा पाएगी, इससे थोड़ी सी कम ही रहेगी। फिर भी सेफ साइड हम चलेंगे और हम मानकर चलेंगे कि कम से कम 60% मार्क्स तो हमें स्कोर करने हैं ताकि हम टियर 1 क्वालिफाई कर पाए। देखिए 2023 में 50% मार्क्स लाकर नौकरी मिल गई थी और 2025 की हम बात करें तो हम और ज्यादा सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। हम टारगेट रख रहे हैं कि 60% मार्क्स अगर हम ले आए टियर 1 में तो हम हो जाएंगे क्वालिफाई, और सिर्फ क्वालिफाई ही करना है टियर 1 को, इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ने वाले। सिलेक्शन होगा टियर 2 के मार्क्स के बेसिस पर होगा सिलेक्शन, और उसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही आने वाला है। ये सब जो जीए आईसीटी वगैरह जो भी सिलेबस टियर 1 में दिया हुआ है वो टियर 2 में नहीं आने वाला। आगे चलते हैं, व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम फॉर आवर प्रिपरेशन। तो वैकेंसीज आ चुकी हैं पर हमें ये पता नहीं कि कब एग्जाम होगा। देखिए इस नोटिफिकेशन में कहीं से कहीं तक मेंशन्ड नहीं है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे केवीएस एनवीएस ईएमआरएस, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 2 से 3 महीने मैक्सिमम ये लेते हैं और एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 3 महीने का ही टाइम होगा। अब मान लीजिए इससे ज्यादा भी टाइम मिलता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, नहीं भी मिलता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्ट्रेटजी 3 महीने के हिसाब से बनाई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि टियर 1 हमारा 3 महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। और देखिए यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है स्ट्रेटजी बना ली, उसके बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले पीवाईक्यूज आप देखें। सबसे पहले पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे 2023 वाले तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना लेवल रहता है, उससे आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अब जो हमारी 3 महीने की स्ट्रेटजी है उसमें लास्ट के 15 डेज हमने पहले ही रिजर्व कर दिए। ये जो लास्ट के 15 डेज हैं उनमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। फिर हमारे पास अवेलेबल डेज हैं स्टडी के लिए 75 डेज, तो इन 75 दिनों में ही हम कुछ नया पढ़ेंगे। अब एक बार सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को हमें देना चाहिए। फिर से यहाँ पर मैंने लिखा है PYQs आर द गाइडिंग लाइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उन्हीं से आपको एक रोशनी
दिखाई देगी कि चलना किस तरफ है। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का फॉर्मूला होता है, पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लीजिए, सिलेबस से मैच करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने डेप्थ में और कहां तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा और आपको एक लाइट हाउस की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइड करेंगे सरकारी नौकरी के समुद्र में। तो गाइस, जनरल अवेयरनेस से जो 10 क्वेश्चंस आएंगे, अब जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज है जिसमें एक मेजर पोर्शन रहेगा करंट अफेयर्स का भी। तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम से पहले पढ़कर रट लें और सब याद रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको उनके टच में रहना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप हर रोज करंट अफेयर्स करें। अब करंट अफेयर्स आप किसी भी वीडियो से कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं यूट्यूब पर, वहां से आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और जो जनरल अवेयरनेस में जीके का यानी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आएगा भी, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा रहता है, या कोई ऐसी न्यूज आई, कोई स्कीम आई जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, वो आ जाएगी, या फिर कोई आर्टिकल आ जाएगा जो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है और जो करंट अफेयर्स हैं, दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको हर रोज करना ही है। कितनी देर करना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। रीजनिंग देखिएगा, 15 क्वेश्चंस आएंगे, पर इतने डीप भी नहीं आएंगे कि आप बैंकिंग लेवल की, कैट लेवल की रीजनिंग करने लग जाएं, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम 1 मंथ काफी है इसके लिए, और मैं तो कहता हूं 1 मंथ भी नहीं लगने वाला आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो ही आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रीजनिंग आप कर लीजिए, आपको 1 हफ्ते में आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। फिर भी मैंने तो 1 महीना काफी ज्यादा बोल दिया, प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी हो जाएगा 1 महीना। आप अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या किसी भी बुक से आप करना चाहें तो वहां से आप रीजनिंग कर पाएंगे। और DSSB के क्वेश्चन बैंक बहुत सारे अवेलेबल हैं। DSSB में तो रीजनिंग के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आईसीटी जो 15 नंबर की एकदम बेसिक लेवल की है गाइस, 1 वीक काफी है इसके लिए। 1 वीक आप ढंग से पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे 15 में से 15, कुछ डिफिकल्ट नहीं आता। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें गाइस तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, यहाँ अब डीप क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि 60% जो पेपर है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और एनईपी, 3 कोर सब्जेक्ट से मिलकर आने वाला है। तो ये मेजर चंक है हमारे सिलेबस का। तो यहाँ आएंगे डीप क्वेश्चन, तो आपको जो फोकस करना है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और एनईपी पर करना होगा। सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। ये जो ऊपर के 3 सेक्शन है ये तो सब लोग कर ही लेंगे। देखिए, रीजनिंग और आईसीटी तो ऐसा है जिसमें लोग फुल स्कोर इजीली कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस है जो आपको थोड़ा सा एज दिला सकता है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश भाई एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका है कि हर रोज उसकी प्रैक्टिस हो। तो इसलिए हर रोज ही आपको इंग्लिश को पढ़ना है, चाहे 15 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। उस हिसाब से आपको टच में रहना है ताकि इंग्लिश आपकी जुबान पर चढ़ जाए, आपके दिमाग में घुस जाए। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई हिंदी 1 वीक काफी। अगर आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, कोई भी एक बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो 1 वीक काफी है। 1 वीक में काफी ज्यादा हिंदी हो जाएगी। और रीजनल लैंग्वेज आपकी कोई भी है तो वो भी आप 1 वीक में इजिली कवर कर सकते हैं। हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश ले रहे हैं तो आप रोज पढ़ ही रहे हैं, वो वैसे भी कवर हो जाएगी। अब देखते हैं हाउ टू स्टडी इन अ डे। तो आपको 6 घंटे का टारगेट लेकर चलना है हर रोज। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो 8 घंटे, 10 घंटे, जितना आपका मन करता है पढ़िए, पर कम से कम 6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि समय भी हम 3 महीने का लेकर चल रहे हैं। तो 3 महीने के हिसाब से 6 घंटे कम से कम हमें लेने ही पड़ेंगे। तो देखिए, शुरू का 1 घंटा जब आप उठते हैं, शुरू का 1 घंटा आप दीजिए करंट अफेयर्स को, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जो भी आपको पढ़ना है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर से रिलेट करके ही आप पढ़िएगा। करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसी के पीछे बैक एंड में जाकर देखिए कि क्या उसकी स्टोरी है। जैसे अभी यूएसए ने इंडिया पर काफी सारे टैरिफ्स लगाए हैं, तो उसके पीछे जाकर देखिए कि टैरिफ का क्या मतलब है। इस तरह करके आपकी जनरल नॉलेज तैयार होती जाएगी। अब जो 2 घंटे हैं, यानी जो मेजर चंक है 2 घंटे हम देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को। टीचिंग एप्टीट्यूड और एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी है वो आपकी मर्जी है। चाहे तो आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को खत्म कर लीजिए, फिर एक्टिविटी बेस्ड आप शुरू करिए, या 1 घंटा आप टीचिंग एप्टीट्यूड को दीजिए, 1 घंटा एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी को दीजिए। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है दोनों में सिमिलर से ही यूज होते हैं, कोई खास ज्यादा डिफरेंस होता
नहीं है। 1 घंटा फिर आप दीजिए रीजनिंग को, तो रीजनिंग इजीली आपकी 1-2 हफ्ते में पूरी हो जाएगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और 1 हफ्ते में आपकी आईसीटी हो जाएगी। फिर आ जाइए एनईपी पर, और एनईपी भी आपकी मैक्सिमम 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। तो ये आप ऐसे चलाइए कि पहले आपने रीजनिंग को खत्म किया, फिर आईसीटी को खत्म किया, फिर एनईपी को खत्म किया। इनको आपको एक साथ चलाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप दीजिए 1 घंटा है आपके पास लैंग्वेजेस को प्रिपेयर करने के लिए। आधा घंटा दीजिए इंग्लिश को, या आधा घंटा दीजिए हिंदी को, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पहले आप 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए पूरा, और जब आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद आप हिंदी पर मूव करिए। पर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों लैंग्वेजेस के टच में रहिए, क्योंकि लैंग्वेज को जब तक हम अपने टच में रखते हैं तब तक ही वो दिमाग में रहती है। तो आप आधा आधा घंटा दोनों को दे सकते हैं, और इसी तरह रीजनल के लिए भी आप टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश ही लेने वाले हैं रीजनल लैंग्वेज में भी, तो वहां कोई अलग से आपको प्रिपेयर नहीं करना। जो इधर जनरल हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वही वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो लास्ट का 1 घंटा है उसे आप अपने टीयर 2 के सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए रखिए, यानी टीयर 2 भी आपको साथ साथ चलाना होगा, तभी ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि टीयर 2 का हमें नहीं पता कब होगा, कितना टाइम मिलेगा, हो सकता है 15 दिन बाद हो जाए टीयर 1 के, या 1 महीने बाद हो जाए। तो आपके पास इतना टाइम, इतनी लिबर्टी तब नहीं रहेगी कि आप स्पीड से अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लें और राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि उसमें जो है रिटन एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए टीयर 2 के भी आप टच में रहें। आप देखिए, अगर आपके पास 6 से ज्यादा घंटे, मान लीजिए आपके पास 8 घंटे पढ़ने के लिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो भाई मैं खुद कहता हूं आपके पास 4 से 6 घंटे ही बन पाएंगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट, आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। वहां आप टीयर 2 को और ज्यादा टाइम दीजिए, समय से पहले अपना सिलेबस कर लीजिए, दुनिया से आगे चलिए। अब समझते हैं इन 6 घंटों का मतलब क्या है। इन 6 घंटों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने 6 घंटे लेक्चर्स देख लिए और अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि मैं तो पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं है गाइस। लेक्चर्स देखना एक पैसिव लर्निंग का फॉर्म है, उससे आपके दिमाग में कोई एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही होती है। आप उससे सिर्फ कुछ मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, कोई प्रोसेसेस आपके दिमाग में उससे नहीं चलते हैं। तो आपको क्या करना है, 70% ऑफ द टाइम जो आपकी स्टडी का है वो आप दीजिए सेल्फ स्टडी पर, और 30% आप लेक्चर्स का सहारा ले सकते हैं। लेक्चर्स पर टोटली डिपेंड बिल्कुल नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स खरीदना गलत बात है, खरीदिए, जिसके कोर्स आपको अच्छे लग रहे हैं खरीदिए, लेकिन पूरा दिन पूरा टाइम ही आप उस कोर्स में घुसे रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल पाएंगे। मुझे ये चीज अच्छे से पता है। आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछेंगे, चाहे मुझसे या कोई और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो आपके आसपास रहता है, उससे आप पूछिए कि सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास 6 ही घंटे हैं तो इन 6 घंटों में से कम 4 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। 2 घंटे आप देख सकते हैं लेक्चर, जैसे इनमें से 1 घंटा तो आप करंट अफेयर्स के लेक्चर देखेंगे ही, बचा हुआ 1 घंटा कोई भी जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है उसको आप दे सकते हैं। बाकी आप करिए सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, उतने ही अच्छे चांसेस होंगे आपके सक्सेसफुल होने के। अब आते हैं बुक लिस्ट पर। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियोस आप कर लीजिए। बुक तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बुक्स का अब जमाना भी नहीं है। करंट अफेयर्स की दुनिया भर की वीडियोस हैं, यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ाते हैं और उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देते हैं। जीके आपको पढ़नी है तो आप लूसेंट जीके पढ़ सकते हैं। अब जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं किसी अलग वीडियो में ही आपको बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई जाए तो मैं पहले पेपर एनालाइज करूंगा अच्छे से, उसके बाद आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बिना रिसर्च करे मुझे हवा में तीर चलाना पसंद नहीं है और आपको कोई झूठी बिना मतलब की इंफॉर्मेशन में देना नहीं चाहता। तो इसलिए पहले मैं इस पर अच्छे से रिसर्च करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट जीके में कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा मैं बताऊं तो कमेंट्स में बताइए। रीजनिंग के लिए जितने टीचिंग एग्जाम्स है ना, केवीएस, ईएमआरएस, आरआरबी वगैरह जितने भी हैं, डीएसएसबी, खासकर डीएसएसबी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के। उनके सिर्फ पीवाईक्यू कर लो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है DSSB का तो कि पूछिए मत, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं। 200-300 से भी ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए तो वैसे ही रीजनिंग का सारा सिलेबस हो जाएगा। आईसीटी के लिए इग्नू का मटेरियल भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी का मटेरियल भी मिल जाएगा। आपको कहां से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। और मान लीजिए मुझे टाइम मिला तो आईसीटी भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। आईसीटी बहुत बेसिक लेवल पर आती है तो ये भी आप लोग कर लेंगे। और पीवाईक्यू तो आप समझिए किसी भी एग्जाम के लिए गीता, कुरान, बाइबल सबका काम करते हैं। पीवाईक्यू आप पढ़ते हैं, उसी से आपको पता चलता है कि किस जगह जाकर खुदाई करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये टेक्निकल होगा इस बार, पिछली बार की तरह ऊपर ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, डीप क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ही बेस्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी पर। तो आप इग्नू का
मटेरियल पढ़िए। इग्नू की आपको बुक्स मिल जाएंगी टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड, एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, बीएड के लिए एनसीईआरटी की बुक्स भी आती हैं गाइस। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाना और वहां देखना, अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपको ढूंढ कर दिखाऊंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको लिंक नहीं दे सकता गाइस, प्लीज मुझे ये आप मत बोलिएगा कि इस बुक का लिंक दे दो या टेलीग्राम पर सेंड कर दो। आप समझिए इस बात को, आप लोग टीचर्स बनने वाले हैं, आपको कॉपीराइट लॉ की समझ होनी चाहिए। बीइंग एन एकेडमिशियन आपको ये बात पता होनी चाहिए, किसी के भी प्रिंटेड मटेरियल को रीप्रिंट करके या डाउनलोड करके किसी लिंक के सहारे किसी को देना, ये भी एक तरह से कॉपीराइट लॉ का इन्फ्रिंजमेंट है। और जो राइटर है उस बुक का, ओरिजिनल राइटर है, अब चाहे एनसीईआरटी और इग्नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है, लेकिन फिर भी राइटर्स तो उसके कोई हैं ही जिन्होंने वो बुक लिखी है, उनकी मेहनत है उसके पीछे, उसको हम इस तरह जाया कर देते हैं। डाउनलोड किया, शेयर कर दिया, फोटो स्टेट करा दी, तो इस तरह उनकी मेहनत को हम जाया कर देते हैं, सही क्रेडिट सही बंदे तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपको वेबसाइट पर जाकर कैसे डाउनलोड करना है वो मैं सिखा दूंगा, उस तरह से आप सही तरीके से चलिए तो अच्छा रहेगा। आप टीचर बनने वाले हैं, अपने बच्चों को भी आप इसी तरह सही तरीका बताइएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब मैं अपनी क्लास में होता हूँ 9th और 10th खासकर, तो मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उनको पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो एनसीईआरटी की बुक्स खरीद कर लाते हैं, उनको ये ही नहीं पता कि कौन सी एनसीईआरटी की बुक ओरिजिनल है। वो बस दुकान पर गए, उन्होंने दुकान वाले से बोला कि भैया एनसीईआरटी की साइंस की बुक दे दो। जब बुक देखें तो किसी भी पेज पर एनसीईआरटी का लोगो नहीं है, बुक्स की क्वालिटी इतनी पतली, इतने पतले पेज, इतनी घटिया क्वालिटी, और वो पूरे रेट में बेच रहे हैं। जो एनसीईआरटी का प्राइस है सेम उसी प्राइस टैग पर डुप्लीकेट बुक्स बिक रही हैं। तो मैं बच्चों को समझाता हूं, देखो आपको जांचना परखना आना चाहिए कि किताब कौन सी ओरिजिनल है। ओरिजिनल किताब आप खरीदेंगे तो पैसे सही आदमी तक पहुंचेंगे, उसे क्रेडिट मिलेगा और फिर वो मोटिवेटेड होगा और ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए आप भी सही तरीके से ही बुक्स को पढ़ा करिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आप इज्जत करें। आप खुद टीचर बनेंगे तो आप खुद भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना सीखेंगे। आप खुद अपनी बुक्स लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई फ्री में बांटता घूम रहा है, बेचता घूम रहा है आपकी अपनी मर्जी के बिना। चलिए आगे चलते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी के लिए इग्नोर एनसीईआरटी का मटेरियल आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के लिए आपके बीएड में बुक्स रही होंगी, पेडागोजी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। अगर वो बुक्स आपको नहीं पसंद है, मेरे जैसे कॉलेज में लक्ष्मी पब्लिकेशंस की चलती थी, तो इतनी हाई क्वालिटी बुक्स नहीं है, तो बेटर रहेगा इग्नू और एनसीईआरटी पर ही जाइए वापस। देखिए पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इग्नू और एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चंस आएंगे तो एनसीईआरटी और इग्नू के मटेरियल से ही आएंगे। बाकी पीवाईक्यूज तो हैं ही, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB और आपके स्टेट्स में जो एग्जाम होते हैं उनके पीवाईक्यूज में से आप टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी करिए, वहां से भी आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कहां तक हमें पढ़ना है। जनरल इंग्लिश के लिए एक ही बुक है भाई, नीतू सिंह, नीतू मैडम, तो उन्होंने इतनी जबरदस्त किताब लिखी है कि गांव का बच्चा भी इसे समझ सकता है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी इस किताब को समझ सकता है, बिना टीचर की सहायता से भी इस किताब को समझ सकता है। तो इतनी बेहतरीन ये किताब लिखी गई है और आज तक रेलेवेंट है। तो इस बुक से आपको हर रोज वोकेबलरी करनी है और ग्रामर का कोई ना कोई तो टॉपिक आपको पढ़ना है। वोकेबलरी हर रोज करिए। मैं क्या करता था, हर रोज 5 शब्द याद करने का अपना टारगेट रखता था कि भाई 5 शब्द पढ़ेंगे, अगले दिन उसको फिर मैं रिवाइज करूंगा। अगर 5 शब्द याद नहीं हुए फिर उन्हीं को रिवाइज करूंगा। जैसे ही 5 शब्द पूरे याद हो गए फिर मैं बढ़ूंगा अगले 5 शब्दों पर। तो ऐसे कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे आपकी वोकेबलरी इकट्ठी हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में से 5 तो याद ना भी हो, हर एक दिन 2 दिन हो जाएंगे, तीसरे दिन नहीं होंगे, फिर आप पिछले भूलने लगेंगे। तो एवरेज मान लीजिए आप हर रोज 2 ही शब्द याद कर पा रहे हैं, तो भी आपको 30 दिन में 60 शब्द और 3 महीने में 180 शब्द याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप करते करते मान लीजिए 1 साल लगा दें तो आपके पास बहुत अच्छी वोकेबलरी, बहुत अच्छा आपका शब्दकोश और ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी। हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण की कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे पास। तो ल्यूसेंट की भी बुक आती है या आपकी कोई स्कूल में 12th क्लास तक की कोई भी बुक है वो भी चलेगी। हिंदी व्याकरण आप कहीं से भी कर लें, आपको जहां से अच्छा लगे, चाहे किसके लेक्चर कर लें, जैसे कर ले, कोई मैराथन क्लास देख ले, जैसे भी आपको अच्छा लगे। रीजनल लैंग्वेज जो आप यहाँ कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं, सेम चीज हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर अप्लाई होगी, बस थोड़ा सा डीप लेवल में क्वेश्चन आएंगे। तो तैयारी तो वैसे ही चलनी है, क्वेश्चंस के इधर उधर होने में जो है फर्क रहेगा। तो गाइस ये थे सोर्सेज, मेनली जो सोर्सेज हैं इग्नू का मटेरियल है, एनसीईआरटी का मटेरियल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना आप कर लेंगे बड़े इजीली, धूमधाम से
एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 60% लेने का टारगेट तो मैंने आपको बहुत कम बताया है, इतना आप अगर पढ़ लेंगे तो आप 70-80% तक भी स्कोर कर ले जाएंगे आराम से। ये थी भाई आज की स्ट्रेटजी। रीडिंग को अपनाइए, एक हॉबी बनाइए और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। ऐसे ही मैं वीडियोस और बनाता रहूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए, और इन पे और इन डेप्थ एनालिसिस मैं कर सकता हूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, वोकैबुलरी कैसे बिल्डअप करें, और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज कहाँ से शुरू करें, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करें। जिस टाइप की वीडियोस भी आप चाहते हैं कमेंट्स में बता दीजिए, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूंगा। गाइस देखिए, प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ इतना टाइम निकाल पाना, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, और मैं लेक्चर तभी लेता हूँ जब मैं पूरी रिसर्च कर लेता हूँ। और गाइस जब तक ये EMRS का एग्जाम चलेगा, EMRS के टियर 1 के लिए भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और टियर 2 के लिए भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कमेंट से बताइए कौन कौन लोग एक्साइटेड है मेरी क्लासेस के लिए, कौन कौन लोग मेरी क्लासेस में रेगुलर आएंगे। देखिए मुझे भी मजा तभी आएगा जब रेगुलर व्यूअर्स उस पर आएंगे, रेगुलर एंगेजमेंट होगा कमेंट्स में, तभी मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, और मैं भी रेगुलर लेक्चर्स बनाता रहूंगा। देखिए मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ टियर 1 के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे वैसे तो मैं आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं हो पाएगा। मैं हद मार के हर रोज 2 से ज्यादा क्लास ले ही नहीं पाऊंगा आपकी, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, इतना मैं कर सकता हूँ, पर मैं अभी क्लासेस में कंडक्ट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने सोचा है कि आपको पढ़ाऊंगा। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी में आपको पढ़ाऊंगा जो कि मेजर चंक है इस एग्जाम का। ICT मैं आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाऊंगा। और बच गया NEP पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, तो NEP भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आ जाएगा। तो गाइज ये 3 टॉपिक्स मैंने सोचा है, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वैल्यूएबल, इतना ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा, वेल रिसर्च कंटेंट, और आपको काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। PYQs पर आधारित वीडियोस रहेंगी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही PYQs सॉल्व करते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं और आगे भी आप चाहेंगे कि मैं और लेक्चर्स बनाऊं। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं कमेंट्स में बताइए। DSSB की जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने आपको दी। अब जो कट ऑफ प्रेडिक्शंस है उस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज, कमेंट्स में कई लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छे से कट ऑफ नहीं बता रहे। देखो अच्छे से कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, जिसके पास पूरा डेटा है वही बता सकता है कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, किन कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, और ये सारा डेटा सिर्फ DSSB के पास ही अवेलेबल है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो वही बता पाएंगे। मेरी समझ से, मेरी नॉलेज से मैं जितना बता पाया मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है प्लीज डू अप्रिशिएट इन द कमेंट्स। अगर आप कमेंट में मुझे अप्रिशिएट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, और ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो बी कॉन्फिडेंट, एक्सरसाइज डेली, और अच्छा म्यूजिक सुनिए। कौन सा म्यूजिक सुनना है, अगर आप चाहते हैं म्यूजिक की भी मैं रिकमेंडेशन दूं कमेंट्स में बताइए, जरूर देंगे। वन डे दीज लेट नाइट्स विल पे ऑफ। आप आज जो रात भर जाग जाग कर पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन यही रातें आपको याद आएंगी और आपको पता चलेगा कि वो सही फैसला था, कि आपने बहुत कुछ त्याग दिया और आज बहुत कुछ पा लिया। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।